Good morning, students. Today we are going to continue our chapter number 17, forest. Let's start. So today we are going to discuss about ecosystem. Okay. So here is a term known as ecosystem. What is ecosystem? Ecosystem is a self-sufficient unit of living things and non-living things, your environment, needing only the input of sunlight energy of its functioning. मीन्स इकोसिस्टम जो है एक ऐसी यूनिट है जहाँ पर लिविंग थिंग्स भी रहते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी रहते हैं और जो अपने आप में क्या है एक सफिशेंट मतलब अपने आप में ही वो काफ़ी हैं, बस उनको क्या ज़रूरत होती है एक इनपुट ऑफ एनर्जी विच इज़ सनलाइट। ठीक है, प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए उनको बस एक सनलाइट की ज़रूरत है, बाकी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स उसमें प्रेजेंट हैं और वो अपने आप ही क्या करती रहती है, इंटरेक्शन करती रहती है एक दूसरे के साथ। अपने आप ही वो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट करेंगी और अपना एक बैलेंस मेंटेन करके रखेंगी एनवायरनमेंट में, उसको बोलते हैं हम इकोसिस्टम। ओके, मीन्स वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट आर इंटरडिपेंडेंट ऑन वन अनदर। कि क्या है, फॉरेस्ट के जो भी कंपोनेंट्स हैं, इट वेदर इट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग, दे डिपेंड ईच अदर। ओके, लाइक पहले हम बात करते हैं जैसे कि प्लांट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स हैं, वो डिपेंड कर रहे हैं किस पर, नॉन लिविंग थिंग्स पर। कैसे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट इंटरेक्ट विद सॉइल, वो सॉइल के साथ इंटरेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको क्या चाहिए, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए, तो वो सॉइल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही प्लांट्स इंटरेक्ट करेंगे वाटर के साथ, सॉइल से ही वो वाटर लेंगे। ठीक है, टू गेट वाटर फॉर मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस, एंड प्लांट्स ऑल्सो इंटरेक्ट विद एयर फॉर ऑब्टेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड फॉर मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस। सो यहाँ पर क्या है, हम देख सकते हैं कि प्लांट्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, सॉइल के साथ कर रहे हैं अपने न्यूट्रिएंट के लिए, वाटर भी उनको ग्रोथ के लिए चाहिए, और एयर में वो कार्बन डाइऑक्साइड है, उनको फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। तो देख सकते हैं हम कि वो इंटरेक्ट करते हैं। सेकेंडली हम देख सकते हैं कि जो और ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि एनिमल्स वगैरह हैं, वो भी एक दूसरे पर बहुत ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं फॉर देयर फूड, अपने फूड के लिए। और फूड जो है उनको कैसे मिलता है, थ्रू फूड चैन। मीन्स एक चैन बनेगी किसकी, एक चैन बन रही है किसकी, फूड की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर एंड अनदर ऑर्गेनिज्म ईट अनदर। मीन्स यहाँ पर एक चैन बनती रहेगी, एक ऑर्गेनिज्म पहले को खाएगा, फिर पहले वाला जो किसी और द्वारा, दूसरे एनिमल द्वारा खाया जाएगा, मतलब इस तरह से एक चैन बनेगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, सबसे पहले हम देखते हैं फॉरेस्ट में हमारे ग्रासेस होती हैं, बहुत सारी प्लांट्स हो सकते हैं और उनको हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। ठीक है, अब इनको जो है कौन खाता है, जनरली ग्रास होपर्स खाते हैं जो कि इंसेक्ट होंगे और हर्बीवोर्स होंगे। अब इनको इन रिटर्न कौन खाता है, इनको खाता है फ्रॉग्स जो कि कार्निवोर्स है। अब फ्रॉग्स को भी स्नेक खा सकते हैं, ठीक है, स्नेक्स खा सकते हैं, और स्नेक्स को कौन खा सकता है, ईगल। सो दिस इज़ अ कंप्लीट फूड चैन। ठीक है, एक कंप्लीट फूड चैन है कि वन ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म ईटन अप बाय अनदर ऑर्गेनिज्म, तो इस तरह से चलती रहती है पूरी चैन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फूड चैन। और ये एक दूसरे से बिल्कुल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो लिंक हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। कई बार क्या होता है, कई सारी फूड चेन मर्ज हो जाती है एक दूसरे के साथ, तो उनको बोल देते हैं फूड वेब, कि एक नेटवर्क बन जाता है, एक जाल बन जाता है जिसको हम कहते हैं फूड वेब। और इसमें क्या है, कोई भी फूड चेन होगी वो हमेशा किससे स्टार्ट होगी, प्रोड्यूसर्स और प्लांट्स से शुरू होगी। एनी फूड चेन, कोई भी फूड चेन होगी वो सबसे पहले किससे शुरू होगी, ग्रीन प्लांट से, जो अपने आप खाना बना सकते हैं, तभी उनको आगे हर्बीवोर्स खाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो है एवरी फूड चेन में वो स्टार्ट होगी प्लांट से, देन उसको खाने वाले हर्बीवोर्स होंगे, फिर कार्निवोर्स होंगे। इस तरह से ये चलती रहेगी। और इसमें क्या है, हर एक स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी और ये भी, सारे स्टेप इम्पॉर्टेंट है। अगर हम मानते हैं कि एक फॉरेस्ट में ऑल फ्रॉग्स, सारे के सारे फ्रॉग्स मैंने क्या कर दिए, किल कर दिए, सारे ख़त्म कर दिए। ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक इस फूड चैन में, इसी फूड चैन में सारे के सारे फ्रॉग्स ख़त्म हो जाएं। सो क्या होगा,
व्हाट इम्पैक्ट ऑन दिस फूड चेन, इस फूड चेन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम समझ सकते हैं कि फ्रॉग्स किसको खा रहे हैं, इस इंसेक्ट को, ग्रास ओपर को, ठीक है। अगर फ्रॉग नहीं है तो मीन्स ग्रास ओपर को खाने वाला कोई नहीं है, तो ग्रास होपर्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको तो किल करने वाला कोई है ही नहीं, तो इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इन रिटर्न ये क्या करेंगे, सारी घास को खा जाएंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर्स तो उतने ही थे। अब कंसंट्रेशन और पॉपुलेशन किसकी बढ़ गई है, इंसेक्ट्स की बढ़ गई है, तो इंसेक्ट्स क्या करेंगे, सारी ग्रास को खा जाएंगे, ठीक है। एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अगर फ्रॉग्स नहीं होंगे तो स्नेक को फूड नहीं मिलेगा इस फूड चेन में, तो स्नेक क्या होने लग जाएंगे, किल होने लग जाएंगे ड्यू टू स्टारवेशन, भूख से मर जाएंगे वो, उनके लिए कुछ होगा ही नहीं। तो इस तरह से क्या है, हर एक कंपोनेंट और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, तो हर एक कंपोनेंट इसमें इम्पॉर्टेंट है और ये इसी तरह से फूड चेन चलती है, तो हर एक इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट इज क्राउन ऑफ ट्री। सो क्राउन ऑफ ट्री क्या है, द ब्रांची पार्ट ऑफ अ ट्री अबव द स्टेम इज नोन एज क्राउन ऑफ द ट्री। मीन्स जैसे कि एक ट्री है, ये इसकी स्टेम है और स्टेम के ऊपर जो लीव्स की जो ब्रांचेज हैं इनको हम क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। ओके, जैसे कि ये जो ग्रीनी पार्ट यहाँ पर हमें दिख रहा है लीव्स का, इसको बोलेंगे क्राउन ऑफ ट्री। नेक्स्ट, different types of trees have crowns having different shapes and size. So क्या होता है इसमें, जो डिफरेंट टाइप के ट्री हैं उनके क्या है, डिफरेंट टाइप के शेप्स और साइज़ के क्राउन्स होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देख सकते हैं, पहले वाला था थोड़ा सा सर्कल टाइप में इसकी क्राउन था, नेक्स्ट वाला जो है थोड़ा सा ब्रॉड हो गया है, ओवल शेप से थोड़ा सा ब्रॉड हो गया है, थर्ड वाले में देखें तो ये कॉनिकल शेप हो गई है इसकी क्राउन की, और इसकी भी अलग शेप है। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं क्राउन्स की ऑफ ट्रीज। ओके, नेक्स्ट इज द फंक्शंस ऑफ द क्राउन ऑफ अ ट्री आर टू एब्जॉर्ब सनलाइट, सन एनर्जी, कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, रिलीज ऑक्सीजन एंड कैरी आउट द प्रोसेसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपीरेशन। मीन्स ये सारे काम सेम है जैसे कि बाकी के ट्रीज़ करते हैं। मेन जो फोटोसिंथेसिस का काम है वो प्लांट के लीव्स ही करती है, तो ये जो है ये लीव्स की ही तो क्राउनिंग हो रही है, तो इनका जो फंक्शन होगा वो सेम होगा कि क्या करेंगे, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। सनलाइट से वो क्या कर पाएंगे, फिर फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, CO2 रिलीज होगा, मीन्स फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स फूड मीन्स स्टार्च, और क्या हो पाएगा, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा, और क्या होगा, सारा प्रोसेस जो भी रेस्पिरेशन का है और ट्रांसपिरेशन का है वो होगा थ्रू क्राउन ऑफ ट्री। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट। जो एक फॉरेस्ट है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है उसकी बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जब हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर 5 लेयर्स होती है फॉरेस्ट वेजिटेशन की। वेजिटेशन का मतलब होता है ट्रीज़ एंड प्लांट्स। ओके, तो जब हम ट्रीज़ और प्लांट्स को कंबाइन फॉर्म में बोलते हैं तो हम उनको वेजिटेशन बोल देते हैं। तो फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है, 5 लेयर्स होती है। 5 लेयर्स होती हैं फॉरेस्ट वेजिटेशन की, फ्रॉम टॉप टू गोइंग डाउन, मतलब टॉप से लेकर जैसे हम डाउन मूव करेंगे तो ये सारी 5 लेयर्स होती है फॉरेस्ट के अंदर। सो फर्स्ट इज कैनोपी। फर्स्ट लेयर होती है वेजिटेशन की कैनोपी। अभी जस्ट हम डायग्राम से समझते हैं, फिर 1 बाय 1 पार्ट को हम देखेंगे। सेकंड, अंडर स्टोरी, ये अंडर स्टोरी है। सेकंड, थर्ड जो है वो श्रब लेयर होगी, फोर्थ लेयर होगी हर्ब लेयर, एंड फिफ्थ इज फॉरेस्ट का फ्लोर, फॉरेस्ट फ्लोर। ओके, सो ये एक अच्छा सा डायग्राम यहाँ पर है जो स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट शो कर रहा है, जिसमें वेरियस लेयर्स ऑफ वेजिटेशन है। देयर आर 5 लेयर्स। फर्स्ट इज कैनोपी, सेकंड अंडर स्टोरी, थर्ड श्रब लेयर, फोर्थ हर्ब लेयर एंड फिफ्थ इज फॉरेस्ट लेयर। लेट्स स्टडी 1 बाय 1। सो फर्स्ट इज कैनोपी। ओके, कैनोपी क्या है, ये अपर मोस्ट जो ब्रांचेस और लीव्स थी टॉल ट्रीज की, ठीक है, उसको बोलते हैं।
जैसे कि अगर हम इसमें देखें तो कैनोपी में हम देख सकते हैं ये ऊपर वाली टॉप लेयर है, ये जो टॉप लेयर है इसको बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत जो टोल प्लांट्स होते हैं उनकी ब्रांचेस, लीव्स वगैरह जो है वो सारी यहाँ पर हैं। और ये क्या कर लेती है, ऊपर जो है एक बिल्कुल रूफ बना लेती है, छत बना लेती है फॉरेस्ट की। जैसे बहुत सारे भीड़े भीड़े प्लांट्स लगे हुए हैं, ट्रीज़ लगे हुए हैं जो जिनकी ब्रांचेस टच करे एक दूसरे से, तो ये बिल्कुल क्या कर लेती है, एक छत बना लेती है, एक रूफ बना लेती है ओवर द फॉरेस्ट, जिसको हम कैनोपी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी सनलाइट भी ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो नीचे जो है अंडर, इनके जो नीचे वाले स्टोरी, अंडर स्टोरी और भी लेयर्स जो हैं वहाँ पर बहुत ही कम लाइट पहुँच पाती है, क्योंकि यही जो है ऑलमोस्ट सारी सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या लिखा है कैनोपी के बारे में। सो in a forest, the branches and leaves of tall trees form a kind of roof or umbrella over the smaller trees and other plants in the forest. Uppermost branches and leaves of tall trees which act like a roof over the forest ground is known as canopy. सेम बात है कि जो प्लांट्स टोल प्लांट्स हैं उनकी अपर मोस्ट ब्रांचेस और लीव्स जो हैं वो एक छत बना लेती है फॉरेस्ट के ग्राउंड के ऊपर, जिसको हम क्या कहते हैं, कैनोपी कहते हैं। कैनोपी इज़ लेस और मोस्ट कॉन्टिन्यूस लेयर होती है, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस लेयर है, इनके बीच में स्पेसेस नहीं है क्योंकि बहुत क्राउडेड ट्री लगे होते हैं फॉरेस्ट के अंदर। तो ये कहते हैं कॉन्टिन्यूस लेयर बना लेते हैं लीव्स की। ओके, सो हम कह सकते हैं कैनोपी इज़ अ हायर लेयर ऑफ वेजिटेशन इन अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में सबसे हायर, सबसे टॉप वाली लेयर कौन सी होती है, कैनोपी होती है। ओके, नेक्स्ट कैनोपी क्या करती है, ऑलमोस्ट 50% लाइट को वो ही कंज्यूम कर लेगी। लेस देन 50% ऑफ द टोटल सनलाइट फॉल्स ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोर कैन पास थ्रू कैनोपी। कैनोपी क्या करती है, 50% से ज़्यादा खुद एब्जॉर्ब कर लेती है और 50% से कम ही जो है सनलाइट को बाकी के नीचे के प्लांट्स को अवेलेबल करवा पाती है। ओके, और यहाँ पर बहुत सारे वेरियस टाइप के एनिमल्स हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स होंगे डिफरेंट काइंड के, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स, मोंकी वगैरह, जिनको अच्छी सनलाइट चाहिए वो ऊपर वाले एरिया में होंगे। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कैनोपी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज अंडर स्टोरे। हमने देखा था कि सेकंड लेयर जो होगी अंडर स्टोरे। ठीक है, अंडर मीन्स नीचे वाली, स्टोरे मतलब मंजिल। तो कैनोपी के नीचे वाली जो लेयर होगी उसको हम बोलेंगे अंडर स्टोरे। सो द लेयर ऑफ वेजिटेशन इन अ फॉरेस्ट विच इज़ जस्ट बिलो द कैनोपी। कैनोपी के जस्ट नीचे जो है वो कौन सी लेयर होगी, अंडर स्टोरे, जैसे हमने पीछे डायग्राम में भी देखा था। ओके, और ये अबव किससे होगी, श्रब से अबव है, कैनोपी से नीचे है। तो इसमें क्या होंगे, कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर ट्रीज एंड ट्री सैपलिंग्स। तो उससे छोटे वाले पेड़ पौधे जो हैं वो इसमें आएंगे, जो कैनोपी में टोल थे उनसे थोड़े छोटे साइज़ के इसमें आ जाएंगे। और यहाँ पर सनलाइट भी कम आएगी क्योंकि ऊपर वाली जो कैनोपी लेयर है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, लेस देन 50% को ही आने देती है। ठीक है, स्मॉलर ट्रीज फाउंड इन द अंडर स्टोरी ग्रो टू बिकम बिगर ट्री ओनली व्हेन टोल ट्रीज डाई। तो ये वाले ट्रीज जो है तभी बड़े हो सकते हैं अगर कैनोपी वाले ट्रीज डाई हो जाएं, ताकि उनको प्रॉपर सनलाइट मिल सके, उनको गैप मिल सके, ताकि अच्छे से उनको सनलाइट हो और वो फर्दर ग्रो कर सके। पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि कैनोपी जो है वो कवर करके रखती है। तो ये वाले ट्रीज जो है हाइट में थोड़े छोटे ही रह जाते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाती। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज श्रब लेयर। श्रब की जो लेयर होती है उसकी बात करते हैं। तो ये श्रब लेयर किसके नीचे होगी, जस्ट बिलो द अंडर स्टोरी। अंडर स्टोरी वाली लेयर के नीचे श्रब वाली लेयर होगी। ठीक है, और इसके अंदर क्या होंगे, श्रब है तो मीन्स श्रब होंगे, तो मैच्योर श्रब्स और बुशेस, छोटी मोटी झाड़ियाँ होंगी और श्रब्स होंगे जो ज़्यादा हाइट में बड़े प्लांट नहीं होते। ठीक है, सॉफ्ट उनकी जो है स्टेम होगी, ज़्यादा टोल प्लांट्स नहीं होते, तो वो श्रब लेयर आ जाएगी। ठीक है, इसमें स्मॉल वेजिटेशंस होती है जिनका साइज़ बिटवीन 1 मीटर से 2 मीटर, जो 1 मीटर से 2 मीटर तक के हाइट के ही प्लांट्स होंगे, वहाँ पर श्रब्स में आएंगे। यहाँ पर कुछ एनिमल्स होंगे जिनको खाएंगे, जैसे कि डियर, बियर। ठीक है, तो डियर बियर इसमें होंगे जनरली क्योंकि वो इस हाइट तक के प्लांट्स को आसानी से खा सकते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा डियर और बियर होंगे क्योंकि वहाँ से आसानी से वो फूड ले सकते हैं। ठीक है, और क्या है, द एनिमल्स ईट द श्रबी। एनिमल्स क्या खाते हैं, वहाँ के फ्रूट्स को खाते हैं
और सीड्स को क्या कर देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्पर्स कर देते हैं। डिस्पर्जल ऑफ सीड मीन्स स्कैटर करना सीड्स को, वो फ्रूट्स को खाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो किसी और जगह पर जाकर सीड्स गिरती हैं, सूटेबल एनवायरनमेंट मिलता है और फिर दोबारा से वो श्रब प्लांट बन जाते हैं। तो इस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह तक फैलते रहते हैं प्लांट्स। और यहाँ पर तो बिल्कुल ही नॉट मच सनलाइट, यहाँ तो बिल्कुल ही लाइट जो है थर्ड लेयर आ गया तो बहुत ही कम अमाउंट में जो है यहाँ पर सनलाइट आती है, तो इसीलिए ये ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते और छोटे छोटे पौधे रह जाते हैं। फिर हम बात करते हैं फोर्थ लेयर की, विच इज़ हर्ब लेयर। ठीक है, हर्ब्स की लेयर की बात करें तो ये क्या होगी, ये लेयर होगी वेजिटेशन इन द फॉरेस्ट बिलो श्रब लेयर। श्रब लेयर के नीचे जो होगी वो हर्ब लेयर होंगी, बिल्कुल ही छोटे छोटे प्लांट्स होंगे। इनकी हाइट 1 मीटर से भी छोटी होगी, या 1 मीटर होगी या 1 मीटर से भी हाइट छोटी होगी। फॉरेस्ट के फ्लोर से अगर हम मेज़र करें तो इतनी ही हाइट होगी उनकी। ओके, तो इसमें क्या हो सकते हैं, हर्ब्स, फर्न्स और छोटी मोटी ग्रासेस हो सकती हैं। ठीक है, ये लोवेस्ट लेयर होगी। ठीक है, सबसे नीचे वाली लेयर होगी जिसमें लीव्स प्लांट होंगे। वैसे तो सबसे लोवेस्ट फॉरेस्ट का फ्लोर है, लेकिन इसमें बात की है कि लीफी प्लांट्स, अगर हम लीफी प्लांट्स की बात करें तो ये लोअर है। ठीक है, वैसे ये फोर्थ लेयर है। और क्या बात है इसमें कि हर्ब्स जो है वो लोवेस्ट लेयर बनाते हैं फॉरेस्ट में, और बहुत ही वेरी लिटल और भी कम सनलाइट रिमेन्स, मतलब इनको बहुत ही कम सनलाइट मिलती है ग्रो करने के लिए। ओके, तो ये क्या करते हैं, द प्लांट्स ग्रो एंड फ्लावर अर्ली इन द सीजन सो एज टू गेट सफिशेंट सनलाइट बिफोर द कैनोपी लीव्स ओपन ऑब्स्ट्रक्ट सनलाइट। मीन्स जैसे हर एक प्लांट का साइकिल होता है, तो ऐसे ही कैनोपी वाले लीव्स क्या होते हैं, उनका भी एक साइकिल होता है। उनमें भी एक ऐसा पीरियड आता है कि जब वो अपने लीव्स को शेड कर देते हैं। ठीक है, और क्या होता है, नए लीव्स आने वाले होते हैं। तो हर्ब्स वाले लेयर क्या करती है कि कैनोपी का वो वाला फेज़ आए कि उस पर नए लीव्स आए, उससे पहले ही ये क्या कर लेते हैं, अपना फ्लावरिंग जो है, फ्लावरिंग वाला सीज़न जो है इनका, वो पहले ही ये एक्वायर कर लेते हैं, पहले उनमें आ जाता है, ताकि उनको सनलाइट मिल सके जितनी उन्हें चाहिए। क्योंकि अभी कैनोपी वाली लेयर जो है वो अभी थोड़ी सी ओपन है, गैप्स है उनमें, क्योंकि वहाँ पर अभी लीव्स शेड हुए हैं और नए लीव्स आने हैं। तो ये इस बात का ये क्या करते हैं, बेनिफिट लेते हैं, ये अपना लाइफ साइकिल जल्दी से कंप्लीट करते हैं। छोटा लाइफ साइकिल इनका होता है, शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है, तो ये अपने आप साइकिल जो है फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। जब कैनोपी लेयर की जो है लीव्स नहीं आनी होती हैं, तब ये सफिशेंट इनको सनलाइट मिल जाती है और ये अपना सीज़न कंप्लीट कर लेते हैं, फ्लावरिंग सीज़न। ओके, सो नेक्स्ट इज़ फॉरेस्ट फ्लोर। सो लास्ट जो था वो क्या था, जंगल का फ्लोर, फॉरेस्ट फ्लोर। तो ये सबको पता है, ये ग्राउंड सरफेस होगा फॉरेस्ट का, बिल्कुल जो ग्राउंड वाली लेयर है, सरफेस है, वो होगा फॉरेस्ट फ्लोर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, द फॉरेस्ट फ्लोर हैज़ मैनी काइंड्स ऑफ स्मॉल लीफलेस प्लांट्स। अभी तक सारे लीफ वाले प्लांट्स थे, लेकिन जो फ्लोर है वहाँ पर क्या होंगे, लीफलेस प्लांट होंगे, जो बिना पत्ती वाले, बिना लीव्स वाले प्लांट्स होंगे, जैसे कि मॉसेस, लिवरवॉर्ट, लाइकन। इनमें क्या होता है, कोई लीव्स नहीं है ये। ठीक है, ये बस ग्राउंड के ऊपर एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, ये इनमें लीव्स वगैरह नहीं होती। ओके, तो ये वाले स्ट्रक्चर जो है वो ग्राउंड पर ग्रो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आ रही थी, तो ये बिल्कुल ही लोअर प्लांट्स होंगे। तो यहाँ पर लार्ज एनिमल, लेकिन यहाँ पर एनिमल बहुत सारे मिलते हैं, जैसे कि टाइगर, लॉयन, डियर, बियर, ये सब वहाँ पे मिलते हैं। बहुत तरह के इंसेक्ट्स मिलेंगे, वॉर्म्स मिलेंगे, डिकम्पोजर्स मिलेंगे, क्योंकि सारा जो वेस्ट होता है फॉरेस्ट का या एनिमल्स का, जो भी वेस्ट है प्लांट्स एनिमल्स का, वो सब वेस्ट जो है फॉरेस्ट के फ्लोर पर आकर गिरता है। तो यहाँ पर डिकम्पोजर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि ये क्या कर सके, डिकम्पोज करें, क्योंकि यही तो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, क्योंकि यही जो है न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको, उन पर फीड करेंगे, ये उनको डिकम्पोज करेंगे और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं, ताकि न्यू प्लांट्स जो हैं, ट्रीज़ हैं, वो वहाँ से न्यूट्रिएंट ले सके। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डिकम्पोजर्स का। जैसे कि बैक्टीरिया है, कुछ फंजाई, जैसे कि मशरूम है, जो यहाँ पर फिगर है, इस तरह के टोडस्टॉल्स भी ये मशरूम जैसे ही होते हैं। तो ये सारे डिकम्पोजर्स भी ग्राउंड फ्लोर पर ही मिलेंगे। ठीक है,
और क्या होता है फॉरेस्ट में, हमने बात की कि यहाँ पर डेड डिकेइंग प्लांट मैटर्स मिलेंगे, जो भी गिरी हुई पत्तियाँ हैं, डेड डिके लीव्स हैं, ट्रंक्स हैं, एनिमल मरे हुए हैं या उनका वेस्ट है, सब कुछ फ्लोर पर होगा। इसलिए वहाँ पर डिकम्पोजर की कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा होगी ताकि वो उनको डिकम्पोज कर सकें। ओके, तो ये था हमारी फोर्थ लेयर। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, एक क्विक रिविज़न ले लेते हैं। सो हमने सबसे पहले बात की इकोसिस्टम की। तो इकोसिस्टम क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एक बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं और उनको सिर्फ एक सनलाइट चाहिए और वो अपना सारा लाइफ जो है मेंटेन करके रख सकते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, प्लांट्स जो हैं सनलाइट लेते हैं, वाटर लेते हैं और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अपना जो है फंक्शन करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने बात की थी फूड चेन की। फूड चेन की बात की थी जिसमें क्या है, एनिमल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक एनिमल जो है वो दूसरे एनिमल को ईट करता है और इस तरह से क्या चलती रहती है और वो एक बैलेंस मेंटेन रखते हैं। और इसमें हमने बात की थी कि हर जो भी फूड चेन है वो हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगी और हर एक जो भी एनिमल इसमें इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक भी मिस हो जाएगा बीच में से, जैसे फ्रॉग मिस हो गया तो ग्रास होपर की क्वांटिटी और पॉपुलेशन और स्नेक की पॉपुलेशन दोनों ही अफेक्टेड हो जाती है, जिसे लेकर फर्दर अफेक्टेड हो जाती है। तो ये बिल्कुल एक फूड चेन को मेंटेन रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक इकोसिस्टम में। फिर हमने क्राउन ऑफ ट्रीज़ की बात की कि स्टेम के ऊपर जो भी ब्रांची पार्ट्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्राउन ऑफ द ट्रीज़, जो कि हर एक प्लांट की डिफरेंट होती है, शेप उनकी अलग अलग होती है, जैसे हमने अलग अलग शेप देखी थी। ठीक है, फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉरेस्ट की बात की थी, फॉरेस्ट की बात की, इसमें ही हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने 5 लेयर की बात की, कैनोपी, ठीक है, जो कि बहुत टॉल ट्रीज़ होते हैं और उनकी ब्रांचेस जो है बिल्कुल कवर करके रखते हैं, जैसे यहाँ पर बिल्कुल भी स्पेस नहीं प्रोवाइड करते, वो बिल्कुल क्राउडेड होते हैं ताकि सारी की सारी, और ये क्या करते हैं, सारी की सारी सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेस देन 50% ही सनलाइट जो है बाकी के नीचे वाली लेयर्स को मिल पाती है। ओके, फिर हमने बात की थी अंडर स्टोरी। यहाँ अंडर स्टोरी में थोड़े से उससे छोटे वाले ट्रीज़, जैसे कि यहाँ पर ये ट्री है, ये ट्री है, इतने हाइट के ट्रीज़ जो है यहाँ पर ग्रो करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लगभग उनको मिल जाती है थोड़ी बहुत सनलाइट। नेक्स्ट शर्ब्स, जिनकी हाइट ओनली 1 मीटर to 2 मीटर होती है, यहाँ जैसे ये दिखा रखे स्मॉल। ओके, नेक्स्ट थर्ड इज़ हर्बीवोर्स, जो उनकी हाइट बिल्कुल ही कम होगी, जो कि 1 मीटर से भी कम होंगे, ये वाली लेयर है। नेक्स्ट फॉरेस्ट फ्लोर की बात करें तो यहाँ पर डिकम्पोजर्स सबसे ज़्यादा होंगे। जैसे डिकम्पोजर्स हैं ये होंगे बिल्कुल स्मॉल, जैसे लीवर बॉट्स, मॉसेस, लाइकन्स, ये सब यहाँ पर होंगे और एनिमल्स होंगे। तो ये सारी जो थी ये स्ट्रक्चर है पूरा फॉरेस्ट का, जो 5 लेयर से मिलकर बना है। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।